Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. First of all, let me wish you a very happy New Year 2026. And as you know, we have started series of revisionary lectures, and I have started from this aggregate supply, aggregate demand, aggregate supply, that is determination of equilibrium level of income. और उसमें हमने एक लेक्चर कर लिया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई और डिटरमिन किया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ टू अप्रोचेस, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एंड देन नेक्स्ट किया हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बाद. सेकेंड लेक्चर में मैंने आपके साथ एक्सेस डिमांड की बात की थी. नाउ इन थर्ड लेक्चर वी विल बी डूइंग डेफिशिएंट डिमांड. This part, deficient demand, we are going to do. Excess demand we have already done. So एक बार फिर बिफोर आई बिगिन एक बार हम फिर एक्सेस डिमांड पे वापस जाते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन थी. लेट अस सी. एक्सेस डिमांड पे हम वापस जाते हैं, देखते हैं. नो एक्सेस डिमांड पे जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी वो ये है. इधर हम लेते हैं एडीएस और इधर इनकम. ये हमने लिया था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, या इसको आप ए एस कर्व भी कहते हो. एंड दिस वाज, लेट अस से दिस इज एडी कर्व सी प्लस आई, और ये मैं लेट अस सपोज कि ये एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है. दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. This is the equilibrium full employment level. Now let us say in this equilibrium level, at this full employment level, aggregate demand ये ना होकर aggregate demand is this AD1. Equilibrium यहाँ आ रहा है, that is this level is equilibrium. अगर मैं इसको लेके नीचे लेके जाऊँ, यहाँ आती है इनकम ज़्यादा, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा. और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इस लेवल पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इज दिस. क्या लिख रहा हूं देखो, एग्रीगेट डिमांड इज ए बाई एफ, वेयर एज इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज ई वाई एफ. ये एक्चुअल है, जबकि एक्चुअल ये है, जबकि इक्विलिब्रियम यहां. इसका मतलब ये पोर्शन जो है यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. इस सिचुएशन को हमने नाम दिया था इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड. कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ये इक्विलिब्रियम लेवल है, इस लेवल पर अगर एग्रीगेट डिमांड ये ना होकर ये है, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है. सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? इफ एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. और इसका इंपैक्ट क्या होता है? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब इसमें आप देखो कि तीनों को इफेक्ट करती है. फुल एम्प्लॉयमेंट पहले ही है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं हो सकती. then income भी constant, and then only one thing will change, that is price level. तो याद रखना, inflationary gap में सिर्फ only price change while output and employment remains constant. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, डेफिशिएंट डिमांड पे आने से पहले ये बता रहा हूं कि व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप. अब इसका ऑपोजिट करते हैं, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड. देखो, इसको मैंने एक ही बोर्ड पे लाने का मकसद मेरा यही था कि आपको इसको अच्छी तरह से समझ आ जाए. दिस इज इनकम लेवल, या इसको कहो आप इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. आपको पता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि इस लेवल पर इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, दे आर वन एंड द सेम थिंग. अब ये आपने लिया एएस, ये लिया आपने AD, this is my equilibrium, let us say full employment level equilibrium, फिर full employment. अब देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. इसमें at full employment level aggregate demand more than aggregate supply.
अब इस पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई ना होकर लेट अस से दिस इज दिस AD1 C प्लस आई C डैश प्लस आई डैश कह लो या C प्लस आई प्लस डेल्टा आई कह लो। अब इसमें इक्विलिब्रियम तो आता है यहां पर, और इनकम लेवल है ये एक्चुअल लेवल, अगर ये डेफिशिएंट डिमांड है तो ये है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर आप देखो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज EYF, whereas actual aggregate demand is this BYF. Therefore aggregate demand is less than aggregate supply. इस पे था aggregate demand is more than aggregate supply। देखो इधर यहां पर ये इक्विलिब्रियम लेवल है, मैं कहता हूं एग्रीगेट डिमांड ये ना होकर ये है, इसका मतलब ये पोर्शन है जिसमें AD इज लेस देन AS, इसको हमने नाम दिया डिफ्लेशनरी गैप। दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। तो बेटे इसको लेट अस से इसको पूरे बोर्ड पे ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। डिफ्लेशनरी गैप, इसमें व्हाट इज हैपनिंग, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसमें व्हाट इज हैपनिंग, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें डिमांड कम है, इसमें ज्यादा है। अब इसका इफेक्ट मैं दोनों बना देता हूं, ये है एक्सेस डिमांड, ये है डेफिशिएंट डिमांड। किस किस पे इफेक्ट, इनकम पर, दूसरा प्राइस पर, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट पे। एक्सेस डिमांड में देखो, अगर इस एक्सेस डिमांड को देखो, व्हाट हैपेंस, इनकम कैन नॉट इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट इंक्रीज क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, ओनली प्राइस लेवल इंक्रीज। जबकि डेफिशिएंट डिमांड में, अब डेफिशिएंट डिमांड में आप क्या देखते हो, व्हाट हैपेंस, इसमें देयर इज स्कोप ऑफ, इसमें एम्प्लॉयमेंट फॉल्स, अब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, इसमें इनफैक्ट तीनों चीजें कम होती हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान में, ये पेपर में अलग से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ प्राइसेस चेंज होते हैं, जबकि इसमें तीनों चीजें कम होती हैं। और ये आपको फिर याद दिला दूं कि ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है आपको, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसके बाद देखो, एक बार फिर से एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड आपने पढ़ लिया कि एक्सेस डिमांड है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, और डेफिशिएंट डिमांड है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ये भी पढ़ा। अब इसके बाद हम लॉर्ड केन्स की सिचुएशन पे आते हैं। वो किस सिचुएशन की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की या इन्फ्लेशनरी गैप की या डिफ्लेशनरी गैप की, एक्सेस डिमांड की या डेफिशिएंट डिमांड की। तो फ्रेंड्स, इस डेफिशिएंट डिमांड के कंसेप्ट से केन्स का अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देखो ADAS, दिस इज इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस वाज माय AS curve and this is AD curve, or let us say this is full employment level। अब केन्स क्या कहता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितने थे वो ये बिलीव करते थे कि इकोनॉमी हमेशा इस लेवल पे, इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब केन्स क्या कहता है, दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे कभी एग्जिस्ट नहीं करती। और 1929-30 की डिप्रेशन को इसने इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया, इस आर्ग्यूमेंट से एक्सप्लेन किया। वो कहता है रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड ये नहीं है, रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड इज दिस AD1, और इक्विलिब्रियम यहां आ रहा है E1। देखो ध्यान से, वो कहता है कि रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड यहां नहीं होती, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम नहीं आता, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उस लेवल पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं जहां इकोनॉमी में
अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो फ्रेंड्स, वो कहता थे, क्लासिकल्स कहते थे ये इक्विलिब्रियम है, ये कहता है ये इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम पे एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट है ये, तो इसका मतलब ये लेवल जो है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, कि इक्विलिब्रियम लेवल पे देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसको उसने नाम दिया दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पेपर्स में आपके बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है कि व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में, जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम ऐसे लेवल पे आता है जहां देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऐसे लेवल पे इक्वल हो जाते हैं जहां इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें देखो, अब यहां मैं लिखता हूं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज OYF, ये OYF, जबकि एक्चुअल इक्विलिब्रियम दिस इज ON, ON। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई? दिस इज OYF माइनस ON। इतने पोर्शन में से ये निकाल दो, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट विच इज NYF। इस लेवल को उसने नाम दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फिर से देखो, आप ये वापस चलते हैं, दो कंसेप्ट हमने पढ़े, एक पढ़ा इन्फ्लेशनरी गैप का, जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। केन्स का ये लेवल नहीं था 1930s का, उसका लेवल था ये कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम उस लेवल पे आ रहा है जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। ये लेवल, इसमें एग्रीगेट डिमांड ये है, एग्रीगेट सप्लाई इतनी है, ये पोर्शन जो है इसको उसने नाम दिया डिफ्लेशनरी गैप। ये चीज हमने यहां दिखाई है, देखो ये दिखाई हुई है कि इक्विलिब्रियम यहां है, एक्चुअल इक्विलिब्रियम यहां है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहां है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई तो केन्स ने कोई सजेशन भी तो दी होगी कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। आप इस लेवल पे हो और आप इस लेवल पे जाना चाहते हो, तो हाउ टू रिमूव दिस अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसने बड़ी सिंपल सी बात की कि इसको, आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा डेल्टा आई से, इन्वेस्टमेंट जितना ये गैप है न्यू इन्वेस्टमेंट करो ताकि एग्रीगेट डिमांड आपकी यहां से शिफ्ट करके यहां आए और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करे। फ्रेंड्स देखो, ये चैप्टर बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बड़े ध्यान से। पहले हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल AD और AS किया, फिर आपको बताया कि उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, फिर इन्फ्लेशनरी गैप, फिर डिफ्लेशनरी गैप। अब मैं आपको बता रहा हूं कि केन्स की वो डिप्रेशन क्यों आई। डिप्रेशन वो कहता है इस कारण से आई कि इकोनॉमी उस लेवल पे इक्विलिब्रियम में आ रही है जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। फुल एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम उस लेवल पे आ रहा है जहां इकोनॉमी में इनफैक्ट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऐसे लेवल पे इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसको दूर करने के लिए क्या कहा उसने? यू हैव टू रेज द इन्वेस्टमेंट लेवल, ओनली देन दिस कैन बी रिमूव्ड। फिर आपको मैंने इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट भी बताया, तो आप इसको भी बड़े ध्यान से देखो। देन इसके बाद है इसका कंट्रोल ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद इसका कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, हाउ टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है इन्फ्लेशनरी गैप के। देखो, दो तरह के आपने पार्ट किए, एक होता है मॉनेटरी मेजर्स और एक है फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी में आपने बैंकिंग की है, चार टूल्स पड़े हुए हैं। एक है बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, तीसरा कैश रिजर्व रेशो CRR लिख देता हूं, चौथा SLR और पांचवा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पहले इन्हीं को देखते हैं।
देखो ये आपने बैंकिंग में बड़ी डिटेल में पढ़ा। बैंक रेट होता है व्हेन द बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। ये भी है बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, रेपो रेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। दोनों में लोन देता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा नेचुरल। अब देखो अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड की कमी है, हमने डिमांड को बढ़ाना है, तो नेचुरल है आपको लोन सस्ता करना पड़ेगा, क्रेडिट सस्ता करना पड़ेगा। इसलिए आपने बैंक रेट भी कम करना है, सीआरआर भी करना। अगर ये दोनों कम करोगे तो कमर्शियल बैंक्स भी अपने रेट्स को कम करेंगे। दे कैन, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो बारोअर्स की, लोन लेने वालों की लाइन लग जाती है और वो डिमांड जो है बढ़ाती है। जब बारोअर्स लेंगे नई इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। देन आपने अभी पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी? आप ये रेट कम करो, पीपल विल बोरो मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट विल रेस एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह ये सीआरआर और एसएलआर, इसको लीगल रेशियोज भी कहते हैं। ये क्या है कि हर बैंक को कुछ अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक के पास रखना पड़ता है और कुछ पोर्शन आपको अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लेट अस से कि सीआरआर 10% है, इसका मतलब अगर 100 करोड़ की बैंक के पास डिपॉजिट है तो उसमें से 10 करोड़ तो चला गया सेंट्रल बैंक के पास, और इसी तरह अपने पास भी कुछ रखना पड़ेगा। मान लो 20% है आपका एसएलआर, तो मतलब 20 करोड़ यहां रखना पड़ेगा। तो 10 जमा 20 कितना हो गया? 30 करोड़। बाकी 70 करोड़ का बैंक लोन दे देता है। ये आपको क्रेडिट क्रिएशन में बताया होगा कि भाई बैंक्स के पास जो पैसा वो वहीं नहीं पड़ा रहता, वो आगे लोन दे दिया जाता है। ये दो रेशियोज रखनी पड़ती हैं। अब सपोज कर लो इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड आ गई, तो वो कैसे दूर होगी? तो कहता है इन दोनों रेशियोज को आपको कम करना पड़ेगा। वो क्यों? कि भाई आप पहले 10 करोड़ रखते थे, आप 5 रखो भाई, और यहां 20 रखते थे 10 रखो। मतलब पहले आपके बैंक के पास था 70 करोड़ जो वो लोन दे सकता था, अब क्या है सिर्फ 15 रखना है, 85 करोड़। 10 करोड़ की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई, ज़्यादा लोन। इससे डिमांड बढ़ेगी क्योंकि पीपल विल बोरो मोर, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और ये डेफिशिएंट डिमांड दूर होगी। और लास्ट पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आइदर सेल और परचेज। देखो सेल का मतलब है गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटी सेल करती है, और जब आप परचेज करोगे तो मनी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर हैंड्स टू द बैंक, क्रेडिट स्क्वीज होगा। और जब आप परचेज करोगे लोगों से तो आप उनको पैसे दोगे, क्रेडिट विल एक्सपैंड। तो इसमें हम परचेज करनी शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज करती है, इससे लोगों के हाथ में क्रेडिट ज़्यादा। जब आपसे सिक्योरिटी परचेज की तो विद इंटरेस्ट पैसा आपको वापस आ रहा है, तो उससे आप डिमांड ज़्यादा करोगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ये डेफिशिएंट डिमांड दूर होगी। ये एक पार्ट है मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल में सबसे बड़ा होता है टैक्स, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक डेट, और चौथा पब्लिक डेट के बाद फोर्थ आता है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, देखो टैक्स, डिमांड पहले इकोनॉमी में कम है, आप डिमांड को बढ़ाना चाहते हो। डिमांड यहां पर पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं कर रहा, दैट यू नो। अब कहता है इसमें गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी। अगर टैक्स कम करेगी तो डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल विल इंक्रीज। डिस्पोजेबल इनकम होता है जो उनके पास है टू फॉर स्पेंडिंग, कि पहले मैं 100 रुपये के पीछे 10 रुपये टैक्स देता था, अब गवर्नमेंट ने कहा जी 10 रुपये टैक्स नहीं, 5 रुपये टैक्स। तो टैक्स कम होने से क्रेडिट एक्सपेंड करता है, आपकी इनकम बढ़ती है जिससे आपकी डिमांड बढ़ती है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो इन्फ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किया जाता है, यहां डिमांड क्रिएट करनी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाएगा, ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे। पब्लिक डेट होता है लोन, गवर्नमेंट जब आपसे लोन लेती है तो क्रेडिट स्क्वीज होता है, कम होता है, वो इन्फ्लेशनरी गैप में है। और यहां पर पब्लिक डेट, लोन लेना। अब अगर गवर्नमेंट लोन लेती है आपसे तो क्रेडिट कम, और जब पब्लिक डेट कम करेगी तो लोन कम करेगी, इससे
एक्सेस डिमांड, इसको कहेंगे कि पब्लिक डेट को गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करेगी तो इकोनॉमी में ज़्यादा फंड आएंगे। देन लास्ट ऑफ ऑल इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये आपको मैंने पहले भी बताया, डेफिसिट फाइनेंसिंग इट इज़ टूल टू फाइनेंस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इसका एक टूल होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। देखो अगर इन्फ्लेशनरी गैप हो तो डेफिसिट मेन होता है कि मनी को कम करना है, तो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, बोरोइंग ऑफ लोन्स, ये कम कर देते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कम की जाती। और अगर डेफिशिएंट डिमांड हो, डिमांड को बढ़ाना है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी होगी, ज़्यादा बढ़ाया जाता है। देखो ये दोनों पार्ट आपको बड़े थॉरली एक करोगे दोनों हो जाएंगे। इसमें जो बोल रहे हो इन्फ्लेशनरी गैप में इसका उल्टा बोलना है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब देखो जब आपका जो सीबीएसई का पैटर्न है वो नहीं है कि ऐसे पूछ लेगा, हो सकता है ऐसे पूछ ले 2 मॉनेटरी मेजर्स 2 फिजिकल मेजर्स दैट विल बी ए सिटर, बहुत आसान। लेकिन वो एक पर्टिकुलर पूछ सकता है, हाउ टैक्स control over taxes will solve the problem of deficit financing और inflationary gap और deflationary gap। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपसे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको हर पॉइंट की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, ओनली देन आपको इसके ऊपर कुछ कमांड होगी और आप इसको प्रॉपरली आंसर करना पड़ेगा, कर पाओगे। देखो बेटे अगर आप अपने पेपर को देखो तो एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मैक्रो का, ये इस चैप्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसको इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं आपको। 12 नंबर का पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। अभी इसमें जो एक नेक्स्ट वीडियोस में हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, एपीसी, एमपीसी, न्यूमेरिकल पार्ट, हाउ टू डिटरमिन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, न्यूमेरिकल पार्ट। तो आप ये समझो कि 2 या 3 लेक्चर इस पे मैं आपको और दूंगा और थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपको कवर हो सके। और फ्रेंड्स अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखोगे और इनको अगर बहुत डिटेल देखना चाहते हो तो मेरी पहली वीडियोस देखो जो रिविजनरी ग्रुप से पहले दी हुई हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगी। सो फ्रेंड्स लास्ट में डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।